नेहा नाम की लड़की हरिद्वार में चाय बेचती है। चाय बेचकर ही उसका पालन पोषण हो रहा है, बाकी और कमाई का कोई साधन नहीं है। अब वो एक दिन अपनी दुकान पर चाय बना रही है, तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर उसकी दुकान पर रुकती है। गाड़ी में से कई लड़के उतरते हैं, नेहा के ही हम उम्र होते हैं और आकर नेहा से कहने लगते हैं कि कड़क सी मसाले वाली चाय बना दो, हम काफ़ी परेशान हैं। जब नेहा के कानों में आवाज़ पड़ती है तो एक व्यक्ति की आवाज़ उसको जानी पहचानी लगती है। वो अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखती है तो उस लड़के के पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है जो गाड़ी से उतरा है और माफ़ी मांगने लगती है। अब जैसे ही नेहा पैरों में पड़ी हुई है तो जो आसपास के दुकान वाले हैं वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं कि इतने दिनों से यहाँ पर रह रही थी, आज तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला और क्यों ये इसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रही है। आखिर दोस्तों, उन्हीं लोगों की तरह आपके मन में भी सवाल होंगे कि क्यों एक चाय बनाने वाली एक रईस लड़के से माफ़ी मांग रही है। क्या दोनों में जानकारी है या दोनों एक दूसरे को जानते हैं? यही सब बातें आपको जाननी हैं तो वीडियो में आगे चलना होगा। जानना होगा कि क्या क्या हमारी ज़िंदगी में हो जाता है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे साथ जब पता चलती हैं जब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है कन्नौज से। कन्नौज में एक नेहा नाम की लड़की रहती है। लड़की गरीब परिवार की होती है। लड़की के घर में कोई भी नहीं होता, केवल उसकी एक माँ होती है। माँ के पास कोई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है जो पिता छोड़कर गए हैं और पिता जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो माँ के नाम पर एक तनख्वाह आती है जिससे नेहा का पालन पोषण हो रहा है और वो एक कॉलेज में पढ़ती है। अब वो कॉलेज में जब पढ़ती है तो उसी के साथ का एक लड़का होता है उसी के बैच में, जिसका नाम राहुल होता है। लेकिन दोस्तों, राहुल एक अमीर घर से ताल्लुकात थे, अमीर घर का लड़का था। तो वहाँ पर नेहा की राहुल से बहुत अच्छे से पटती है। आपस में दोनों बुक भी शेयर करते थे, पढ़ाई लिखाई में दोनों पूछते थे, लेक्चर भी साथ में लिया करते और थोड़ा बहुत घूम भी लिया करते। अब दोस्तों, जैसे नेहा उस लड़के के साथ घूमती है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एहसास होता है, और जैसे पुरानी फिल्मों में होता है ना कि हवाएं चलने लगती हैं, पत्ते उड़ने लगते हैं, तो उसी तरह का नेहा महसूस करने लगती है। नेहा राहुल से प्यार करने लगती है। अब नेहा को इस चीज़ का एहसास होता है। नेहा की कुछ सहेलियां ऐसी होती हैं कि मानो न मानो तुम्हें राहुल से प्यार हो गया है और अब की बार ना तो एक काम कर, जैसे फिल्मों में कुछ लड़कियां पहले इजहार करती हैं, तुम भी उसी तरह राहुल को पहले इजहार करो। नेहा की सारी सहेलियां ये सब कुछ नेहा से कहती हैं। तो दोस्तों, उसी कॉलेज में एक गुलाब का पेड़ होता है, उसमें से नेहा एक गुलाब तोड़ती है और पहुंच जाती है राहुल के पास। राहुल के पास जाकर गुलाब को कमर के पीछे लुका लेती है, दोनों हाथ पीछे होते हैं। तो वो राहुल से टकराने वाली होती है, तभी राहुल कहता है कि आराम से, कहाँ की भाग मच रही है, कहाँ पर जा रही हो? तो नेहा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी, बस तुमसे मुझे बातें करनी है। तो राहुल कहता है कि क्यों नहीं, तुम्हें जो भी बात करनी है खुलकर करो। तो अब नेहा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो गुलाब का फूल राहुल के सामने कर देती है और कहती है कि राहुल, बुरा मत मानना, लेकिन मैं कहीं ना कहीं तुम्हें प्यार करती हूँ और बताऊँ, मुझे इजहार करे बिना मेरा मतलब मुझे रहा नहीं जा रहा। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना तो चुपके से बोल देना, लेकिन किसी के सामने मेरी बेइज्जती मत करना। दोस्तों, राहुल पहले तो थोड़ी सी एक्टिंग करता है कि तुमने ये क्या कर दिया, लेकिन उसके बाद राहुल नेहा को गले लगाता है और कहता है कि आज तुमने मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात छीन ली है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों जने में इजहार हो जाता है। इजहार होने के बाद अब बारी थी शादी की। अब नेहा और राहुल जब इधर उधर घूमते हैं तो जो राहुल होता है वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। तो राहुल का सोचना था कि हम शादी के बाद ही एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे और शादी हम जब करेंगे जब हमारे परिवार वाले इस चीज़ से सहमत होंगे। राहुल की सोच बहुत अच्छी थी। अब राहुल नेहा से कहता है कि तुम अपनी माँ से इजाज़त लो और मैं अपने मम्मी पापा से इजाज़त लूँगा। दोस्तों, राहुल उस दिन जल्दी कॉलेज से निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। माँ किचन में काम कर रही है, पिता सोफे पर बैठकर एक प्रोग्राम देख रहे हैं एलईडी में। तभी राहुल अपनी माँ के पास जाता है। माते कहता है, माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो थोड़ी सी बिजी है। भले उनके पास पैसा कितना भी हो दोस्तों, लेकिन जो राहुल की माँ थी वो हमेशा घर का खाना खुद बनाया करती थी, किसी और नौकर को नहीं रखती है।
अब यहाँ पर राहुल कहता है कि माँ तुम ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो, और एकदम से आंखें बंद करके कह देता है कि माँ मैं अपने कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ और इन सब चीज़ों में आप मेरी मदद करोगे पिताजी से पूछने में। अब उसकी माँ के हाथ में करछी रह जाती है कि बेटे तुम क्या कह रहे हो, लेकिन वो लोग पढ़े लिखे थे और बहुत ओपन माइंडेड थे, मतलब हर चीज़ बच्चों के सामने खुलकर थी, एक लौता बेटा था। अब यहाँ पर उसकी माँ आती है, धीरे से उसके पिता के पास बैठती है और कहती है जी सुनो तुमसे एक बात करनी है। अब राहुल की टेंशन तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो टेंशन उसने अपनी माँ को दे दी। माँ घबराई हुई अपने पसीने पहुँचती है और कहती है जी एक बहुत बड़ी बात है, अगर तुम डांटो नहीं, कुछ कहो नहीं, तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। राहुल के पिता कहते हैं कि आज तुम इतनी क्यों घबरा रही हो, जो भी बात है खुलकर बोलो, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बड़ी बात है। तो यहाँ पर राहुल की माँ भी वही सब अपनाती है, आंखें बंद करती है और कहती है तुम्हारा बेटा कॉलेज की लड़की से प्यार करता है, तुम्हें उससे शादी करानी है। तो राहुल का जो पिता होता है वो खुशी से झूम उठता है, कहता है कि अरे भाई हमारे जनाब को किसी से प्यार तो हुआ। और यहाँ पर दोस्तों इनके माँ बाप दोनों ही मान जाते हैं, लेकिन राहुल अब कहता है कि पिताजी और माँ जी जिससे मैं प्यार करता हूँ उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और उनका ना ही कोई बहन है, ना भाई है, ना माँ है। माँ तो है नहीं पिता है, तो वो एक लौती है। अब आप देख लीजिए अगर आप इससे भी राजी हों। तो यहाँ पर राहुल के माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमें दहेज का क्या करना है, हमारे घर ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो हमें बस बेटी चाहिए, बेटी हमें संस्कारी चाहिए। दोस्तों ये सब सोच सुनकर राहुल खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। तुरंत वो नेहा को कहता है कि नेहा मेरी तरफ से ओके है, मेरे घर वाले मान गए हैं। अब नेहा अपनी माँ से बात करती है, तो नेहा की माँ भी सुनकर ये कहती है कि बेटी रिश्ता तो हम कर लें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वो इतने अमीर लोग, बिजनेसमैन, और हम इतने गरीब लोग, हमारे पास तो बारात का भी इंतज़ाम नहीं है, तो हमारी वहाँ पे कैसे जम सकती है। तो नेहा रिक्वेस्ट करती है अपनी माँ से, तो नेहा की माँ कह देती है कि बेटा मैं तो राजी हूँ, लेकिन एक बार पूछ लेना कि देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों दोनों तरफ से ही बातें खुलकर सामने हो जाती हैं। अब जो राहुल के माँ बाप थे वो नेहा और नेहा की माँ को एक बैंक्वेट हॉल बता देते हैं, एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल बुकिंग किया जाता है और उसमें दोस्तों शादी धूमधाम से कर दी जाती है। केवल नेहा अपने मनपसंद कपड़े ही अपनी माँ की तरफ से लाती है, बाकी सारा खर्चा नेहा के ससुराल वाले ही उठाते हैं, राहुल के परिवार वाले। धूमधाम से शादी होने के बाद दोस्तों नेहा अपने ससुराल में चली जाती है राहुल के घर। अब नेहा जब राहुल के घर जाती है और उसके घर को देखती है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में घमंड करने लगती है कि अरे ये तो बहुत पैसे वाले हैं, घर में हर चीज़ के लिए नौकर हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक चीज़ के लिए नौकर नहीं था, वो था खाना बनाने के लिए। खाना बनाने की जो परंपरा थी राहुल के घर में, वो लोग खुद ही बनाया करते। अब ये सब चीज़ें देखकर नेहा को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि भाई ये खाना क्यों नहीं बनवाते, नौकरों से खाना खुद क्यों बनाते हैं। अब नेहा धीरे धीरे कुछ दिन तो अच्छे से रहती है, लेकिन जैसे ही राहुल की माँ कुछ काम के लिए बोलती तो वो कहती है कि माँ जी तुम नौकरों से क्यों नहीं कहती, तुम मुझसे क्यों कहती हो। दोस्तों जो एक जवाब होता है ना, तुरंत जवाब देना और सारी चीज़ें करना, ये सब चीज़ देखकर जो राहुल की माँ थी थोड़ी परेशान हो गई। और यहाँ पर वो जो घर के नौकर थे उनसे भी अच्छा बिहेव नेहा का नहीं होता है, उनसे भी तरह तरह की बातें करना, बात बात पर डांटना, हर चीज़ के बारे में उन्हें मतलब चिल्ला कर बोलना। तो यहाँ पर राहुल की माँ परेशान होने लगी थी। अब ये सब चीज़ें राहुल भी देख रहा था कि भाई हमारी पत्नी क्या कर रही है। राहुल एक दिन बंद कमरे में अपनी पत्नी को समझाता भी है, लेकिन वो पत्नी नहीं समझती और कहती है कि ऐसे पैसे का फ़ायदा ही क्या जिसका हम इस्तेमाल ना कर सकें, और तुम्हारी माँ किचन में खाना भी मुझसे ही बनवाती है। राहुल के समझाने पे दोस्तों नेहा बिल्कुल भी नहीं समझती है और अपनी बातों से बाज नहीं आती है। और जैसे ही वो बातों से बाज नहीं आती है तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि दोस्तों एक दिन नेहा अपना बैग पैक करती है और बैग पैक करने के बाद नेहा अपने मायके पहुंच जाती है। मायके जब नेहा पहुंचती है तो वो इस इंतज़ार में थी कि ये लोग मेरे आगे झुकेंगे, लेकिन ये बात राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और राहुल अपने माँ बाप से कहता है कि माँ मैं इसको बिल्कुल लेने नहीं जाऊँगा, हमारा कोई दोस्त नहीं है। अगर ये घर के जो और सदस्य हैं उनसे अच्छे से पेश नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे पीछे घर में नौकरी करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों पर हम दबाव डालें या उनके साथ कुछ गलत करें। तो यहाँ पर उस वक्त तो राहुल की माँ चुप पड़ जाती है। दोस्तों अब हफ्ते महीने में बीत जाते हैं, लेकिन राहुल अपनी पत्नी के पास फ़ोन नहीं करता। नेहा अपने घमंड में बैठी हुई है। राहुल
कहता है कि ये मुझसे माफ़ी मांगेगी, नेहा कहती है कि ये मुझसे माफ़ी मांगेगा। अब दोस्तों गलती तो पूरी नेहा की थी, लेकिन राहुल अपने फैसले पर अटल रहता है। अब जो ये महीने थे ये साल में बदल जाते हैं। इस साल में जो राहुल था वो अक्सर अपनी पत्नी को याद किया करता और उसके लिए आंसू बहाया करता, क्योंकि वो नेहा से बेइंतहा मोहब्बत किया करता। दोस्तों उसके बाद एक साल हो जाता है तो जो नेहा की माँ होती है वो अपनी बेटी को लेकर कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है और वहां पर राहुल पर डिवोर्स केस डाल देती है। अब जब डिवोर्स केस डलता है तो राहुल और उखड़ जाता है और अब नेहा से वो कहीं ना कहीं नफरत करने लगा था, क्योंकि उनकी जो समाज में थी ना बहुत मान मर्यादा और बहुत सम्मान था। वो लोग बड़े ही प्यार से और बहुत अच्छे से रहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेहा केस जीत जाती है। केस जीतने के बाद राहुल कुछ राशि नेहा को देता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। नेहा अपने घर है, राहुल अपने घर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नेहा की माँ होती है वो डिवोर्स के बाद जब दोनों माँ बेटी रह रही थी तो एक दिन इसकी माँ को हार्ट अटैक आता है और इसकी माँ चल बसती है। अब नेहा अकेली रह जाती है, कमाती धमाती कुछ है नहीं। जो डिवोर्स का पैसा मिला है वो भी सारा दोस्तों धीरे धीरे खर्च हो जाता है, क्योंकि जो कुछ दिन ससुराल में रहकर आई थी उन सब चीज़ों की आदत इतनी पड़ गई थी कुछ दिनों में ही कि वो पैसे को कुछ मानती ही नहीं, बहुत उड़ाया करती। अब दोस्तों पैसे खत्म हो जाते हैं। नेहा अब जाना चाहती है हरिद्वार। कई बार वो अपने मन में सोचती कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूं, लेकिन अब वो उसका जो घर होता है माँ का, उस घर को बेचकर हरिद्वार पहुंच जाती है। वहां पर घूमती है, लेकिन कई बार उसके दिमाग में ख्याल आते हैं कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन उन ख्यालों को बंद करते हुए अब नेहा एक फैसला लेती है कि मैं एक चाय की दुकान खोलूंगी। अब दोस्तों उसके पास कुछ पैसे होते हैं, उन पैसों से एक दुकान खोलती है और उस पर चाय बेचने लगती है। चाय बेचते बेचते दोस्तों काफ़ी वक्त निकल जाता है। ज़िंदगी चलती रहती है, किसी का इंतज़ार वक्त नहीं करता है। उधर जो नेहा का पति राहुल होता है, कई बार उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन राहुल कहता है कि माँ मेरी पहली और आखिरी पत्नी नेहा ही थी, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने प्यार में धोखा खाया है, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। राहुल का फैसला अटल होता है दोस्तों। 3 साल इनके डिवोर्स को हो जाते हैं। डिवोर्स के बाद 3 साल बाद अब राहुल पर जब ज़्यादा दबाव घर वाले डालने लगते हैं तो राहुल कहता है कि मैं आप लोगों को सोचकर बताऊंगा और मेरी एक इच्छा है, मैं एक बार हरिद्वार घूमना चाहता हूँ। अब राहुल अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार जाता है तो अब हरिद्वार पहुँचते ही वो सभी लोग चाय पीना चाहते हैं और उस इत्तेफाक से दोस्तों वो नेहा की ही चाय की दुकान पर रुकते हैं और नेहा से ही चाय मांग रहे हैं। जब नेहा राहुल को देखती है उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है, क्योंकि जो ये 4 साल डिवोर्स के बाद इसके गए हैं ना, उसे एहसास हो चुका था कि अपना पति और अपना घर कितना ज़रूरी है एक महिला के लिए, और वो गिड़गिड़ाने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। पूरी दुकान वाले इकट्ठा हो जाते हैं। राहुल के दोस्त भी ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी ये कौन जानकार है जो यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांग रही है। और क्योंकि देखने में ना नेहा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, दोस्तों से वो पहचान में नहीं आती ये राहुल की ही पत्नी है, लेकिन राहुल उसको उस वक्त भी एक नज़र में पहचान लेता है। अब पहली बार में तो राहुल उसे डांटता और कहता है कि तुम ये हक खो चुकी हो, तुमने मुझे और मेरे माँ बाप को बहुत दुख दिए हैं। लेकिन नेहा नहीं मानती और कहती है कि राहुल मैंने एहसास किया है, मैंने बहुत गलत किया है, अब तो मैं तुमसे माफ़ी मांगे बिना तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगी। तो राहुल उसके कंधों को पकड़कर हाथ ऊपर करता है उसे और कहता है कि देखो तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। तुम्हें पता है 4 साल में मैंने तुम्हें कितनी बार याद किया है, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। अब नेहा और भावुक हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि मेरे पति के दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए अब भी जगह है, और नेहा कोशिश करने लगती है। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब नेहा बहुत ज़्यादा रोती है तो राहुल भी कहीं ना कहीं पिघल जाता है और दोस्तों राहुल नेहा को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन राहुल का एक फैसला था कि मैं तुम्हें ले तो जाऊंगा, जब तक माँ बाप मुझे आपको स्वीकार नहीं करेंगे मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो नेहा कहती है कि अगर माँ बाप मुझे नौकरानी बनाकर भी रखेंगे ना तो भी मैं अपना जीवन गुजार लूंगी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई भी अपना सा नहीं दिखता और मेरी जिंदगी बस से बदतर हो गई है। अब दोस्तों जो राहुल के दोस्त होते हैं ना वो सभी से ये कह देता है कि भाई अब तुम अपना किसी किराए से जाओ या कैसे भी जाओ, मेरे साथ नेहा जा रही है और अब मैं इसको ही अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर दोस्त राहुल की तरफ घुर्राने लगते हैं कि भाई तू कैसा दोस्त है, हम कब भाभी से कुछ कह रहे हैं, हमें भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि राहुल को बहुत सारी बातें नेहा से करनी थी।
नहीं मानता है राहुल सभी दोस्तों को हरिद्वार में छोड़कर अपनी पत्नी को साथ बिठाता है, एक शोरूम में जाता है, वहां से कपड़े दिलाता है क्योंकि राहुल बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके बाद उसको कपड़े दिलाए जाते हैं, अच्छे कपड़े, एक चेंजिंग रूम में उसको नहलाया भी जाता है। और यहाँ पर राहुल अपनी नेहा को सजा धजा कर बगल की सीट में बिठाता है और उससे बहुत सारी बातें करने लगता है। नेहा कुछ भी नहीं बोलती है, रोती रहती है, कहती है कि तुम इतने अच्छे इंसान हो और तुम्हें मैंने इतना धोखा दे दिया। दोस्तों घर पहुंच जाते हैं। घर का जब दरवाजा डोर बेल बजती है तो घर का दरवाजा खुलता है और दोनों पति पत्नी अंदर चले जाते हैं। अब कोई भी हॉल में नहीं मिलता है जहां पर बैठने का सोफे लगे हुए थे, तो नेहा को चुपके से यहाँ पर राहुल जो होता है सोफे पर बिठा देता है। अपने माँ और पिताजी के कमरे में जाता है और उनसे कहता है कि माँ बाबूजी आपको कुछ दिखाना है। तो माँ बाबूजी उठकर आते हैं और जब देखते हैं कि हॉल में नेहा बैठी हुई है तो माँ बाबूजी दोनों ही गर्म हो जाते हैं। अब दोबारा राहुल अपने माँ बाबूजी को कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि माँ बाबूजी ये बहुत परेशान है, इसकी माँ भी नहीं रही है और आज तक इसने चाय बेचकर गुजारा किया है। सारी कहानी नेहा के सास ससुर को बताता है नेहा का पति, और यहाँ पर नेहा की सास भी भावुक हो जाती है। भावुक होने के बाद कहती है कि कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। और नेहा के दोनों सास ससुर आकर एक तो इधर साइड बैठ जाता है ससुर जी और सास इधर साइड बैठ जाती हैं और दोनों ही उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ नहीं है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। और नेहा दोनों सास ससुर के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि जैसे आप रखोगे ना ऐसे रहूंगी, एक कोने में जगह दे दो, मुझे परिवार चाहिए, अकेली रहकर देख लिया इस समाज में कोई भी अपना नहीं होता है। दोस्तों नेहा के सास ससुर उसे बेटी मानकर अपना लेते हैं और नेहा अपनी सास के गले मिल मिलकर बहुत रोती है और अपने पति की तरफ भी देखती है और ये परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दे दिया है, कुछ वक्त निकल जाता है और ये बहुत हंसी खुशी रहते हैं और नेहा किचन का काम और तिजोरी की रखवाली नेहा करती है, अपने घर की वो मालकिन बन चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी? है ना घरेलू और अच्छी स्टोरी। इन चीज़ों से ना हमें सीख मिलती है और हमारे परिवार में ना कभी कभी ऐसे मन मुटाव हो जाया करते हैं कि एक तो ये कह रहा है कि वो मुझसे माफ़ी मांगेगा और वो ये कह रहा है कि ये मुझसे माफ़ी मांगेगी, और उसमें शायद आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं निकल जाती है और वो पल निकल जाते हैं जो आपके थे, आपको जीने थे और ज़िंदगी भर जीने हैं। तो दोस्तों कभी भी नेहा जैसी गलती मत करना, खासकर मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है। और हमेशा अपने आप को सही और सच्चता पर रखना चाहिए, कभी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो ना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।